बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो हम अपनी एनसीईआरटी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवों में जनन, और ये इस चैप्टर का 16 वाला पार्ट है। और अभी तक हमने अपने चैप्टर में लैंगिक जनन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और उसके अंदर में हम पढ़ रहे थे कि हमने पढ़ा कि जो लैंगिक जनन होता है उसके 3 मुख्य घटनाएं होती हैं। जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन, उसमें 3 घटनाएं होती हैं, 3 मुख्य घटनाएं होती हैं। कौन सी वो होती हैं? एक तो होती है निषेचन, निषेचन पूर्व घटनाएं। उसके बाद में होती हैं निषेचन। उसके बाद क्या होता है? निषेचन होता है। और उसके बाद में क्या होती है? निषेचन पश्चात। निषेचन पश्चात। तो इतना हमने देखा था कि निषेचन से पहले की घटनाएं निषेचन पूर्व, फिर उसके बाद में निषेचन होता है युग्मकों का, फिर उसके बाद में निषेचन के पश्चात क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी कि युग्मकों के मिलने के बाद, जाइगोट के बनने के बाद क्या चीज़ें होती हैं। अब जो निषेचन पूर्व घटना है इसको हम पढ़ रहे थे। निषेचन पूर्व यानी कि निषेचन होने से पहले, युग्मकों के मिलने से पहले, गैमीट के मिलने से पहले क्या घटनाएं होती हैं वो हम पढ़ रहे हैं। इसके अंदर में भी 2 घटनाएं आती हैं। इसके अंदर में क्या आता है कि आता है गैमीट युग्मक जनन आता है। इसके अंदर आता है युग्मक जनन, युग्मक जनन आता है। युग्मक जनन का मतलब क्या था? युग्मक का बनना, युग्मकों का बनना, उसको बोलते हैं युग्मक जनन। यानी कि युग्मक जब बनते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं युग्मक जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीट का मतलब होता है युग्मक, इसलिए गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस यानी कि युग्मक का बनना, जेनेसिस का मतलब बनना। तो युग्मक जनन आती है निषेचन पूर्व में। और क्या आता है? निषेचन पूर्व के अंदर में आता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण यानी कि युग्मक अब बन तो गए, लेकिन अब उनको आपस में मिलना है, तो वो अपनी जगह से हट के एक दूसरे के पास में आएंगे। यानी कि उनका स्थान जो है अब बदलेगा। एक दूसरे के पास में आने के लिए वो सफ़र करेंगे, उसको बोलते हैं युग्मक का स्थानांतरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैमीटो ट्रांसफ़र। गैमीटो ट्रांसफ़र का मतलब होता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना, और गैमीट एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको कहेंगे गैमीटो ट्रांसफ़र। तो हमने ये देखा कि जो लैंगिक जनन है उसमें 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व, फिर निषेचन और निषेचन पश्चात। अब निषेचन पूर्व वाली हम पढ़ रहे थे जिसमें आती है युग्मक का जनन यानी कि गैमीटोजेनेसिस, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे युग्मक का स्थानांतरण। तो हम ये जो युग्मक जनन पढ़ रहे थे यानी कि गैमीटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक कैसे बनते हैं, तो इसके अंदर में हमने देखा सबसे पहले कि युग्मक कौन से प्रकार के होते हैं। तो कुछ युग्मक तो ऐसे होते हैं जो एक समान दिखते हैं, जिनको क्या कहते हैं? एक समान दिखने वाले को समयुग्मक कहते हैं, समयुग्मक। और दूसरे होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं, जिसको कहते हैं विषम युग्मक। जिसको क्या कहते हैं? विषम युग्मक। अलग अलग प्रकार के जो दिखते हैं युग्मक, अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं, समयुग्मक, विषम युग्मक। उसके बाद में हमने लिंग की बात करी कि कुछ होते हैं एक लिंगी, कुछ होते हैं द्विलिंगी। लेकिन ये कहीं बात नहीं आई कि ये युग्मक होते हैं एक जैसे या अलग अलग होते हैं, या फिर अलग अलग लिंग की बात कर ली, लेकिन मेन बात तो हमने करी नहीं कि युग्मक आखिरकार बनते कैसे हैं, ये कैसे बन जाते हैं युग्मक। तो वही अब हमको एनसीईआरटी उसका उत्तर देगी कि अब हमें पढ़ना है
युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। क्या पढ़ना है हमें? युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, यानी कि युग्मक की जब संरचना होती है, युग्मक जब बन रहे होते हैं तो वो कोशिका में विभाजन के वजह से बनते हैं। उस दौरान क्या होता है? कोशिका के अंदर विभाजन होता है। कोशिका मतलब क्या होता है? सेल, यानी कि जो सेल होता है, कोई एक खास तरीके का सेल होता है, वो विभाजन करता है। वो क्या करता है? विभाजन करता है, डिवाइड होता है। उसकी वजह से क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। तो ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि ये युग्मक भी क्या है? युग्मक एक सेल है, एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा सेल है, एक सेल है बस, ये एक सेल है, ये युग्मक है। ठीक है, युग्मक क्या होता है? एक बहुत ही छोटा सा सेल होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते हैं, और वही सेल बड़ा होके क्या बन जाता है? एक बहुत बड़ा जीव बन जाता है। तो जैसे हम अपना एग्जाम्पल लें, मनुष्य का एग्जाम्पल लें, इंसान भी किससे बना है? एक छोटे से युग्मक से बना है। एक छोटे से युग्मक से बना है जिसकी कोई भी कुछ भी नहीं है, मतलब वो एक पॉइंट के बराबर भी नहीं है, पॉइंट से भी छोटी चीज़ से बना हुआ है इंसान। लेकिन वही इंसान जब बड़ा हो जाता है तो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझने लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन ये भूल जाता है कि वो कितनी छोटी सी चीज़ से बना है। तो हमेशा इंसान को, जिसने उसे इतने छोटे से सेल से इतना बड़ा बना दिया, उसका हमें हमेशा शुक्र करते रहना चाहिए, उस ऊपर वाले का, अल्लाह का हमेशा शुक्र करते रहना चाहिए कि उन्होंने हमें एक सेल से इतना बड़ा, इतना अच्छा इंसान बना दिया। ठीक है, और इसलिए हमें नेक काम करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर बात चल रही है कोशिका विभाजन की, और कोशिका विभाजन से युग्मक की संरचना होती है। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी हमसे क्या कहना चाह रही है कि सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में, सभी विषम युग्मकी, ये क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है विषम युग्मकी प्रजातियों में। ठीक है, विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक जो होते हैं वो प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जो नर तथा मादा कहलाते हैं, जो नर तथा मादा कहलाते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने कहा कि जो विषम युग्मकी प्रजातियाँ होती हैं, अब इसका मतलब क्या है? विषम युग्मकी प्रजातियाँ, हमने बताया था कि जाति का मतलब होता है, जैसे हम कोई नाम ले, जैसे गाय हो गई, अब गाय का मतलब है जाति। अब गाय की बहुत सारी किस्में होंगी तो उसको क्या कहेंगे? उसकी प्रजाति कहेंगे। तो अब ऐसी प्रजाति वाले जीव जो कि विषम युग्मक बनाते हैं, जो कि क्या करते हैं? विषम युग्मक बनाते हैं। विषम युग्मक मैंने बताया था क्या होते हैं, कि अलग अलग दिखने वाले युग्मक को क्या कहते हैं? विषम युग्मक कहते हैं। तो उन्हीं प्रजातियों को क्या कहेंगे? जो विषम युग्मक बनाती हैं, उन प्रजातियों को कहेंगे विषम युग्मकी प्रजाति। उनको क्या कहेंगे? विषम युग्मकी प्रजातियाँ। तो ये जो विषम युग्मकी प्रजातियाँ होती हैं ना, वो दो प्रकार के युग्मक बनाती हैं। उनमें जो युग्मक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक युग्मक जो होता है उसको कहते हैं नर, यानी कि मेल वाला, और दूसरा जो होता है वो होता है युग्मक मादा वाला, यानी कि फीमेल वाला। तो दो तरीके के ये युग्मक बनाते हैं। अब आगे क्या कहा कि ये जो युग्मक अगुणित होते हैं, युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं, चाहे उनके जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हैं वह अगुणित हो, वह अगुणित हो, अथवा द्विगुणित ही क्यों ना हो, अथवा द्विगुणित ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर एनसीईआरटी वालों ने एक बात बताई है कि युग्मक जो होते हैं वो अगुणित होते हैं। युग्मक कैसी कोशिका होती है? अगुणित कोशिका होती है। और ये जो युग्मक होता है ना, वो उसके जनक चाहे भले ही अगुणित हो या फिर द्विगुणित हो, उसके जनक कैसे हो? अगुणित हो या द्विगुणित हो, लेकिन युग्मक हमेशा कैसा बनता है? युग्मक हमेशा बनता है अगुणित बनता है। युग्मक हमेशा कैसा होता है? अगुणित। अब ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात हो रही होगी और बहुत ही सर के ऊपर से जाने वाली बात हो रही होगी कि ये अगुणित द्विगुणित ये क्या बात है, क्या चीज़ है, ये क्या बताना चाह रहे हैं?
तो हमने इसके बारे में पहले भी बताया था कि अगुणित कोशिका क्या होती है और द्विगुणित कोशिका क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो पहले भी मैंने बताया था बर्थडे वाला एग्जाम्पल कि हमारा बर्थडे है, ठीक है, हमारा क्या है बर्थडे, और बर्थडे में हमारे पास डब्बा, बर्थडे में क्या है हमारे पास डब्बा तो ये बहुत ही अजीब सी बात है, बर्थडे में हमारे पास सिर्फ डब्बा है खाली। तो हम गए अम्मी के पास, हम किसके पास गए, अम्मी के पास, ये हैं अम्मी, अम्मी के पास गए, माँ के पास गए और माँ से बोला कि हमें बर्थडे का गिफ्ट दीजिए। तो अम्मी ने क्या करा, अम्मी तो अम्मी है, तो अम्मी ने क्या किया, हमको दे दी जलेबी, अम्मी ने क्या किया, हमको दे दी क्या, जलेबी, ये आ गई हमारी मीठी मीठी सी जलेबी आ गई। फिर गए हम अब्बू के पास, फिर हम किसके पास गए, हम गए अब्बू के पास, ये रहे अब्बू, यानी पापा के पास गए और पापा से बोला कि हमारा बर्थडे का गिफ्ट दीजिए। तो पापा ने क्या किया, हमें हमारा बर्थडे का गिफ्ट दे दिया और पापा ने दिया समोसा, क्या दिया उनने, समोसा दिया। तो अम्मी ने दे दिया एक, क्या दे दिया, जलेबी, और अब्बू ने दे दिया हमें समोसा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बर्थडे था, तो हमने सोचा कि बर्थडे में कुछ नेकियां कमा लेनी चाहिए। तो हम गए और हमने क्या किया कि हम 2 और डब्बे लेके आए, हम क्या करें, 2 और डब्बे लेके आए, ये ऐसा 2 और डब्बे लेके आ गए, ठीक है, 2 डब्बे लेके आ गए और हमने सोचा कि हम बर्थडे में अपनी नेकियां कमाते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो जलेबी थी इसको एक डब्बे में डाल दिया और समोसा था उसको एक डब्बे में डाल दिया। तो ये एक डब्बे में सिर्फ जलेबी आ गई और एक डब्बे में क्या आ गया, एक डब्बे में सिर्फ आ गया समोसा, ठीक है, ये आ गई एक डब्बे में जलेबी और एक डब्बे में समोसा आ गया। अब ये जो अम्मी अब्बू ने हमको जो जलेबी और समोसा दिया था ना, तो अम्मी अब्बू के पास में भी पहले से था, जैसे ये अम्मी अब्बू का डब्बा है, अम्मी अब्बू के पास में भी डब्बा था, ठीक है, और इनके पास में भी जलेबी थी और इनके पास में भी क्या था, समोसा था, इनके पास में भी समोसा था, ठीक है। वैसे ही अम्मी के पास में भी है, यहाँ पर ये रहा डब्बा, डब्बे के अंदर जलेबी और इस फिर आ गया समोसा। तो अम्मी ने क्या दे दिया हमें, जलेबी, अब्बू ने दे दिया समोसा। फिर हमारे पास हमारे डब्बे में जलेबी भी हो गई, समोसा भी हो गया। हमने सोचा थोड़ी नेकियां कमा लेते हैं बर्थडे में, अच्छे काम कर लेते हैं। तो हमने इनको अलग अलग डब्बे में डाल दिया, एक डब्बे के अंदर में जलेबी डाल दी और एक डब्बे के अंदर में समोसा डाल दिया और इसको जाके हमने दूसरों लोग को दे दिया, ठीक है, हमने इसको जाके दे दिया, बांट दिया इसको, ठीक है। तो ये जो कहानी है ये डब्बों की कहानी नहीं है, ये असल में हमारी एनसीईआरटी ने जो बात बताई है उसी की कहानी है। तो अब ये डब्बे जो हैं, डब्बों को जब हम देखेंगे तो इस डब्बे के अंदर में कितनी चीज़ें हैं, इस डब्बे के अंदर में 2 चीज़ें हैं, इस डब्बे के अंदर में कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। और इस डब्बे के अंदर में ये वाला जो डब्बा है इसके अंदर में कितनी चीज़ है, 1 चीज़ है। और ये वाला जो डब्बा है इसके अंदर कितनी चीज़ है, 1 चीज़ है। तो ये वाला जो डब्बा है उसको हम कह सकते हैं कि ये कितने चीज़ों वाला डब्बा है, ये 2 चीज़ों वाला डब्बा है। इस डब्बे को क्या कह सकते हैं, ये 2 चीज़ों वाला डब्बा है। और ये वाला जो डब्बा है, ब्लैक वाला डब्बा, उसको हम कह सकते हैं कि इसमें एक ही चीज़ है, तो ये 1 चीज़ वाला डब्बा है। कितने चीज़ वाला डब्बा है, 1 चीज़ वाला डब्बा है। इतना समझ में आया। अब मान लीजिए ये डब्बा क्या है, डब्बा नहीं है ये, इस डब्बे को मान लीजिए कि ये डब्बा एक सेल है। ये डब्बा क्या है, एक सेल है। ये डब्बा नहीं है, एक सेल है, यानी कि एक कोशिका है। क्या है ये, एक कोशिका है। ये भी जो डब्बा है ये कोशिका है, ये भी एक कोशिका है, एक सेल है। तो ये जब डब्बा है यानी कि एक कोशिका है, तो इस कोशिका के अंदर में कितनी चीज़ें हो गई, इस कोशिका के अंदर में 2 चीज़ें हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये कोशिका 2 चीज़ों वाली कोशिका है, 2 चीज़ों वाली कोशिका है, यानी कि 2 चीज़ों वाली सेल है।
और ये वाली जो कोशिका है ये कितने चीज़ों वाली कोशिका है, ये एक चीज़ वाली कोशिका है, इसके अंदर एक ही चीज़ है। इतना समझ में आया। तो ये वाली जो कोशिका हो गई वो दो चीज़ों वाली कोशिका है, ये एक चीज़ों वाली कोशिका है, इसमें एक ही चीज़ है। अब इसको मिटा लें ज़रा। अब ये डब्बा जो है वो तो एक सेल है, लेकिन ये जलेबी और समोसा क्या है, ये जलेबी और ये समोसा क्या है, क्या है ये चीज़। इस जलेबी और समोसा को आप मान लीजिए ये हमारा अनुवांशिक पदार्थ है। इसको मान लीजिए ये क्या है, हमारा अनुवांशिक, ये हमारा अनुवांशिक पदार्थ मान लीजिए। ये जलेबी और समोसा हमारे सेल के अंदर में हमारा अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है हमारा अनुवांशिक पदार्थ, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये, जेनेटिक मटेरियल। अब सवाल आता है ये जेनेटिक मटेरियल किस क्या चीज़ होती है, अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, हमें तो यही नहीं पता अनुवांशिक पदार्थ क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो अनुवांशिक पदार्थ का मतलब समझ लीजिए कि अनुवांशिक पदार्थ वो चीज़ होती है कि जिसके अंदर में ऐसी चीज़ जिसके अंदर सारी की सारी हमारी जितनी भी जानकारी है वो उस पदार्थ के अंदर में मौजूद होती है। ऐसी चीज़ जिसके अंदर में हमारी सारी की सारी जानकारी मौजूद हो उसको बोलते हैं अनुवांशिक पदार्थ। उसको क्या कहते हैं, अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आँख कैसी होगी, नाक कैसी होगी, मुंह कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, हाथ कैसे होंगे, पैर कैसे होंगे, पेट कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हमारी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी रहती है कि कैसा क्या होगा, वो चीज़ क्या कहलाती है, अनुवांशिक पदार्थ कहलाती है। वो चीज़ क्या कहलाती है, अनुवांशिक पदार्थ कहलाती है। तो ये जलेबी और समोसा को आपको क्या सोचना है, ये हमारा अनुवांशिक पदार्थ है। अब ये जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, वो क्या चीज़ होता है अनुवांशिक पदार्थ, वो होता है डीएनए। वो क्या होता है, डीएनए। हिंदी में भी जब इसको लिखा जाता है उसको डीएनए बोलते हैं, डीएनए, डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए होता है। तो ये जो अनुवांशिक पदार्थ है हमारा वो क्या होता है, डीएनए होता है। तो ये जलेबी और समोसा अब क्या हो गया, ये डीएनए है, ठीक है। अब ये डीएनए जो रहता है, ये जो डीएनए है उसको है ना, जैसे टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी को ऐसे पैक करके रखते हैं ना, वैसे इस डीएनए को भी पैक करके रखा जाता है हमारे सेल के अंदर में, क्योंकि ये डीएनए बहुत ही लंबा होता है। ये ऐसे बहुत लंबा होता है, डीएनए बहुत ही लंबा होता है, रस्सी जैसे लंबा होता है। तो इस डीएनए को क्या करना होता है, पैक करके रखना होता है। जैसे जलेबी है, ये जलेबी है हमारी गोल गोल सी, तो इसको अगर सीधा करेंगे तो ये जलेबी सीधी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जलेबी को मोड़ मोड़ के रखा गया है इसको पैक करने के लिए। वैसे ही हमारा डीएनए जो है उसको पैक करके रखा जाता है, पैक करके रखा जाता है। और जब वो पैक करके रखा जाता है तो उसको कहते हैं क्रोमोज़ोम। तो तितली जैसे ऐसे पैक करके इसको रखा जाता है। तो ये जो तितली जैसी दिख रही है इसके अंदर में ये रस्सी है पूरी, डीएनए को पैक करके रखा जाता है किसमें, क्रोमोज़ोम में, क्रोमोसोम में, क्रोमोज़ोम में, या जिसको गुणसूत्र भी कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र। यानी अनुवांशिक पदार्थ क्या है हमारा, डीएनए। डीएनए है बहुत ही लंबा, इतना लंबा हमारे सेल के अंदर आ नहीं पाएगा, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसलिए उसको पैक करना पड़ेगा। तो जब इसको हम पैक कर देते हैं, जैसे ये इसको अच्छे से बनाते हैं कि जैसे ये लंबा सा डीएनए है, इसको अब हमें पैक करना है, तो ये ऐसी तितली सी बन जाती है हमारे सेल के अंदर में। और ये तितली किससे बनी है, ऐसे डीएनए इसमें ऐसे गोल गोल करके पैक कर दिया जाता है, ऐसे करके पूरा पैक रहता है ये, इसे बहुत ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से ये पैक रहता है। यहाँ पर पूरी रस्सी जो है ऐसे गोल गोल करके पैक कर दी जाती है। इस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं, इस पूरी चीज़ को कहते हैं क्रोमोज़ोम, ठीक है। तो ये क्रोमोज़ोम है। तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो डब्बा है वो क्या है, डब्बा है वो एक सेल है, और इस डब्बे के अंदर ये जो जलेबी और समोसा है वो क्या है, हमारा अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, जो कि पैक करके रखा गया है, जिसको क्या कहते हैं हम, क्रोमोज़ोम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोज़ोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो ये जो जलेबी है और ये जो समोसा है वो हमारे गुणसूत्र हैं, ठीक है।
तो अब जब हमारा बर्थडे था, ठीक है, तो हमारा डब्बा क्या था, खाली। हमारा डब्बा खाली था। फिर हम गए अम्मी के पास मांगने गए, तो अम्मी ने क्या दे दी हमको, जलेबी दे दी। यानी कि उन अम्मी के पास क्या था, समोसा भी था, जलेबी भी था, लेकिन अम्मी ने क्या किया, एक चीज़ अम्मी ने दे दी हमें, क्या दे दी, जलेबी दे दी। तो असल में क्या बोलेंगे, जब हम बायोलॉजी की शब्दों में इसको कहेंगे कि जब अम्मी जो रहती हैं उन्होंने हमको क्या दे दिया, अपना क्रोमोज़ोम का एक हिस्सा दे दिया, एक सेट हमें अपने क्रोमोज़ोम का दे दिया। और अब्बू ने क्या किया, अब्बू ने दूसरे तरीके का सेट हमें दे दिया, अपने क्रोमोज़ोम का, अपने गुणसूत्र का एक दूसरा वाला सेट दे दिया। तो एक सेट, सेट मतलब होता है जोड़ी, ठीक है। एक सेट होता है ना, कि जैसे क्लिप का सेट है, चूड़ी का सेट है, कंगन का सेट है, फिर ये जूतों का सेट है, और पेन का सेट है। तो पूरा सेट में क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना, उसको कहते हैं सेट। तो जलेबी की पूरा सेट दे दिया हमें, जलेबी का पूरा सेट दे दिया, और समोसे का पूरा सेट दे दिया। तो कुछ क्रोमोज़ोम क्या हुआ, अम्मी की तरफ से आए, और कुछ क्रोमोज़ोम क्या हुए, अब्बू की तरफ से आए हैं। तो हमारे पास दो तरीके के क्रोमोज़ोम हो गए, दो तरीके के गुणसूत्र हो गए। तो ऐसी कोशिका, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ऐसी कोशिका जिसके अंदर में दो तरीके के गुणसूत्र हों, दो किस्म के गुणसूत्र हों, क्या हों, दो तरीके के, दो किस्म के गुणसूत्र हों, ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं, द्विगुणी कोशिका। द्विगुणी कोशिका, ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं, द्विगुणी कोशिका कहते हैं। तो हमने सबसे पहले पूछा था ये डब्बे में कितनी चीज़ें हैं, तो आपने बताया था कि डब्बे में दो चीज़ें हैं, तो हमने क्या कहा, दो चीज़ों वाला डब्बा। वैसे ही अब हम थोड़ा इसको और अच्छे से बोल रहे हैं कि इस डब्बे में कितने तरीके के क्रोमोज़ोम हैं, कितने तरीके के गुणसूत्र हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें दो तरीके के गुणसूत्र हैं, एक अम्मी के पास से आए और एक अब्बू के पास से आए। तो ये जो कोशिका हो गई वो कितने गुणसूत्रों वाली कोशिका हो गई, तो ये कोशिका दो गुणसूत्र वाली हो गई। क्योंकि ये दो गुणसूत्र वाली कोशिका है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विगुणी कोशिका। इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विगुणी कोशिका। तो ये समझ में आया द्विगुणी कोशिका किसे कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द्विगुणी कोशिका वो होती है जिसमें दो तरीके के क्रोमोज़ोम यानी कि गुणसूत्र होते हैं, दो सेट होते हैं क्रोमोज़ोम के, दो सेट होते हैं, दो सेट, ये याद रखना है हमें, दो सेट होते हैं क्रोमोज़ोम यानी कि गुणसूत्र के, उसको कहते हैं द्विगुणी कोशिका। उसको क्या कहते हैं, द्विगुणी कोशिका। इसको लिखे रहने देते हैं। अब क्या हुआ था, अब बाद में हुआ कि हमारा बर्थडे था, तो हमें दो चीज़ें मिल गई। फिर हमने सोचा कि इसको अलग अलग बांट देते हैं। तो हमने एक डब्बे के अंदर क्या किया, एक डब्बे के अंदर सिर्फ समोसा रख दिया, एक डब्बे के अंदर में सिर्फ जलेबी रख दी। तो अब हम अगर कोशिका के हिसाब से बात करें, तो ये वाली जो कोशिका है, इस डब्बे को कोशिका अगर मान रहे हैं, तो इस कोशिका के अंदर में कितने तरीके के क्रोमोज़ोम आए, कितने तरीके के गुणसूत्र आए, तो हम कहेंगे कि इसमें एक तरीके का गुणसूत्र आया। तो ये कोशिका कितने गुणसूत्रों वाली कोशिका हो गई, ये कोशिका कितने गुणसूत्रों वाली कोशिका हो गई, तो हमें पता है कि इसमें एक तरीके का गुणसूत्र है, इसलिए ये हो जाएगी एक तरीके के गुणसूत्र वाली कोशिका। तो ऐसी कोशिका को बोलते हैं एक गुणी कोशिका, एक गुणी कोशिका। ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं, एक गुणी कोशिका कहते हैं। या फिर इसी कोशिका का दूसरा नाम होता है अगुणी, अगुणी कोशिका। ऐसी कोशिका को क्या कहते हैं, अगुणी कोशिका कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक तरह का गुणसूत्र हो, एक तरीके का गुणसूत्र हो, एक ही किस्म का, एक ही टाइप का गुणसूत्र हो, या फिर एक ही सेट हो गुणसूत्र का, उस कोशिका को क्या कहते हैं, अगुणी कोशिका या फिर एक गुणी कोशिका कहते हैं। तो ये वाली भी कोशिका कैसी हो जाएगी, अगुणी होगी कि द्विगुणी होगी, ये भी अगुणी होगी, क्योंकि इसके अंदर में भी एक तरीके का क्रोमोज़ोम है, एक ही किस्म का क्रोमोज़ोम है।
एक ही सेट है क्रोमोसोम का, इसलिए अगुणी कोशिका कहलाई जाएगी। तो हमने देख लिया यहाँ पर, इसको ज़रा अच्छे से मिटा देते हैं जी। तो ये वाली जो कोशिका है इसको क्या कह रहे हैं हम, द्विगुणी। ये समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें दो तरीके के दो सेट हैं क्रोमोसोम के, अलग अलग किस्म के सेट हैं क्रोमोसोम के, तो इसलिए द्विगुणी कह रहे हैं। और ये वाली जो कोशिका है इसको अगुणी कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही तरह का क्रोमोसोम है, एक ही तरह का गुणसूत्र है, इसलिए इसको अगुणी कोशिका कह रहे हैं। अब ज़रा हम देखें कि ये जो अगुणी कोशिका है, ये जो अगुणी कोशिका है वो किससे बनी है। अगुणी कोशिका किससे बनी है, द्विगुणी कोशिका से। यही जो द्विगुणी कोशिका है उसी ने तो क्या बनाया, अगुणी कोशिका को बनाया। कि ये जो द्विगुणी कोशिका है वो आधी आधी हो गई, आधा आधा होने के बाद में जब ये आधी हुई तभी जाके तो अगुणी कोशिका बनी। ठीक है, तो यानी कि हम ये कहेंगे कि ये वाली जो कोशिका है अगुणी वाली कोशिका, इसका जनक कैसा है, इसका जो पेरेंट है वो कैसा है, इसका जो जनक कैसा है, द्विगुणी है। तो ये जो अगुणी कोशिका है इसका जनक कैसा है, इसको जिसने जन्म दिया वो कोशिका कौन सी है, द्विगुणी कोशिका है। और ये जो द्विगुणी कोशिका थी वो किससे आई थी, द्विगुणी कोशिका से ही आई थी। तो मेन बात क्या याद रखनी है कि ये जो अगुणी कोशिका है वो किससे आई है, द्विगुणी कोशिका से आई है। अब ये दूसरी बात एक और देखनी है हमें। अब हमें एक और कहानी देखनी है दो भाइयों की। तो एक भाई था, दो जुड़वा भाई थे। ये एक भाई है, ये दूसरा भाई है। अरे ये किस तरीके के भाई हैं, दोनों डब्बे भाई हैं क्या, डब्बा हैं क्या ये दोनों। तो जी ये दोनों डब्बे ही हैं। तो ये जो भाई हैं दोनों के दोनों डब्बे हैं। ठीक है, तो ये दोनों को बहुत तेज़ भूख लगी, तो ये गए अपनी अम्मी के पास। ये गए कहाँ गए, अपनी अम्मी के पास गए। तो कहा कि अम्मी जान हमें तो बहुत तेज़ भूख लगी है, आप तो हमें कुछ खिलाइए। अम्मी ने क्या कहा, अम्मी से क्या कहा कि हमें भूख लगी है, आप हमें कुछ खिलाइए। तो अम्मी के पास, ये वाली जो इनकी अम्मी है उनके पास है टॉफ़ी। उनके पास कितनी टॉफ़ी है, टॉफ़ी है उनके पास, एक टॉफ़ी है। तो अब अम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें खाने में क्या दे देती हूँ, टॉफ़ी, क्योंकि मेरे को सिर्फ टॉफ़ी देनी आती है। तो अम्मी ने क्या गई, बाज़ार में गई और एक टॉफ़ी इस भाई को दे दी और दूसरी टॉफ़ी एक और इस भाई को दे दी। ठीक है, अम्मी ने एक टॉफ़ी इस भाई को दे दी और एक टॉफ़ी इस भाई को दे दी। ठीक है, अब दोनों के पास में बराबर बराबर टॉफ़ियाँ आ गई, तो दोनों भाई लड़े भी नहीं और मज़े से टॉफ़ी का मज़ा ले लिया। और ऑरेंज फ्लेवर वाली टॉफ़ी थी, इसलिए दोनों ने मज़े से खाई। अब यहाँ पर भी हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये फिर से डब्बों की बात, भाइयों की बात नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी की बात है कि ये डब्बे को फिर से मान लीजिए क्या, कोशिका। ये डब्बा क्या है, कोशिका है। ठीक है, ये डब्बा है, कोशिका एक सेल है ये डब्बा। अब ये जो इनकी अम्मी थी, ये जो इनकी अम्मी है, जिनको हम जनक मान लेते हैं, जिनको क्या मान लेते हैं हम, जनक। तो इनकी जो अम्मी है उनके पास में कितनी टॉफ़ियाँ हैं, कितनी चीज़ें हैं, तो हम कहेंगे एक चीज़ है। तो ये जो डब्बा हो गया वो कितनी चीज़ों वाला डब्बा हो गया, एक चीज़ वाला डब्बा हो गया, है ना। और वैसे ही इनकी जो बच्चे थे, इनके जो जनक, जिसको अम्मी ने, जो इसके बच्चे हैं उनके पास में कितनी चीज़ें हैं, इन डब्बों के पास में कितनी चीज़ें हैं, तो हम कहेंगे एक एक चीज़ है। तो ये वाले भी डब्बे जो हैं वो कितनी चीज़ों वाले डब्बे हो गए, एक चीज़ वाले डब्बे हो गए। ठीक है, अब इनकी जो टॉफ़ी है, ये जो पिंक कलर की हमें टॉफ़ी दिख रही है अंदर, इनको हम फिर से क्या मान लेते हैं, इनको हम मान लेते हैं क्या, इनको हम मान लेते हैं कि ये इनका अनुवांशिक पदार्थ है। ये इस कोशिका का क्या है, ये इस कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, तो ये अम्मी का क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। यानी कि डीएनए है जो कि क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम है ये इनका, इनके पास कितने तरीके के क्रोमोसोम है, एक तरीके का क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये क्योंकि इनके पास एक किस्म का क्रोमोसोम है, एक किस्म का क्रोमोसोम है, इसलिए इस कोशिका को क्या कहना चाहिए, इस कोशिका को द्विगुणी कोशिका कहना चाहिए या एक गुणी कोशिका कहना चाहिए। हम कह रहे हैं कि ये जो कोशिका है उसमें सिर्फ एक तरीके का, एक किस्म का गुणसूत्र है, एक तरीके का क्रोमोसोम है,
एक तरीके का आनुवांशिक पदार्थ है, तो इसलिए इस कोशिका को एक गुणी कोशिका कहना चाहिए या फिर द्विगुणी कोशिका कहना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें एक तरीके का गुणसूत्र है, इसलिए इस कोशिका को क्या कहेंगे, इस कोशिका को भी एक गुणी कोशिका कहेंगे, एक गुणी कोशिका कहेंगे, एक गुणी कोशिका। ठीक है। अब ये जो एक गुणी कोशिका होती है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं अगुणी, अगुणी कोशिका। तो ये कोशिका कैसी हो गई, एक गुणी या अगुणी। अब जो इसके बच्चे हैं, ये जो कोशिका जब विभाजित हुई तो इसके बच्चों के अंदर में भी कितने गुणसूत्र हैं, कितने तरीके के गुणसूत्र हैं। इसके पास में भी एक तरीके का गुणसूत्र है और इसमें भी एक किस्म का गुणसूत्र है। तो ये भी कौन सी तरीके की कोशिका हुई, ये भी एक गुणी कोशिका हुई। ये भी कैसी कोशिका हुई, एक गुणी, या फिर उसको कहेंगे अगुणी कोशिका। ठीक है। तो अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या बात बोली है, एनसीईआरटी ने क्या बात बोली है कि ये जो नीचे हमने बनाए हैं, ये जो नीचे हमने बनाए हैं, ये वाले और ये वाले, अगर हम इनको कह दें कि ये युग्मक हैं, ये कोशिका क्या है, ये कोशिका युग्मक की कोशिकाएं, युग्मक, युग्मक वाली कोशिकाएं, ये कोशिका क्या है, युग्मक है, यानी कि ये गैमीट है। गैमीट हमने पढ़ा था, गैमीट, ये कोशिका क्या है, गैमीट है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो पहले वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, बर्थडे वाला एग्जाम्पल, इसमें ये जो गैमीट बने या युग्मक बने, उसका जनक कैसा था, उसका जनक कैसा था, इसका जनक कैसा था, द्विगुणी था। इसका जनक कैसा था, द्विगुणी था ना, कि जलेबी भी है समोसा भी है, यानी कि दो तरीके के इसमें गुणसूत्र हैं, दो तरीके के क्रोमोसोम में गुण द्विगुणी है। और इस द्विगुणी जनक से क्या बना, द्विगुणी पेरेंट से बना एक गुणी गैमीट, एक गुणी युग्मक बना। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो जनक है, ये वाले जो गैमीट हैं, ये वाले जो गैमीट हैं, इनके जो ये जनक हैं, इनकी जो ये अम्मी थी, उनके वो कैसी हैं, वो कैसी हैं, वो अगुणी है। वो कैसी है, एक गुणी है। और इनके युग्मक कैसे बने, वो भी एक गुणी बने। तो यानी कि युग्मक जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं, युग्मक हमेशा रहेंगे अगुणी। युग्मक हमेशा कैसे रहेंगे, अगुणी रहेंगे, अगुणी कोशिका। युग्मक हमेशा अगुणी कोशिका होती है, चाहे भले ही इनका ये जो जनक है वो एक गुणी हो, या फिर इनका ये जो जनक है वो कैसा हो, द्विगुणी हो। इनका जनक कैसा हो, द्विगुणी हो। चाहे इनका जनक एक गुणी हो या फिर द्विगुणी हो, ये जो युग्मक बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हमेशा एक गुणी ही होते हैं। ये युग्मक कैसे होते हैं, हमेशा एक गुणी ही होते हैं। तो अब ये वाली एनसीईआरटी की जो लाइन हमने पढ़ी थी वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इसको फिर से पढ़ते हैं हम। तो यहाँ कहा युग्मक अगुणित होते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा अगुणित का मतलब क्या है, कि इसमें एक प्रकार के एक सेट के ही क्रोमोसोम है, एक ही तरीके का क्रोमोसोम या गुणसूत्र है, इसलिए अगुणित होते हैं या एक गुणित होते हैं। चाहे उनके जनक जिनसे वो बने हैं, जिनसे वह उत्पन्न हुए हैं, वह अगुणित हो, वह अगुणित हो, यानी कि उनका जनक अगुणित हो, अथवा द्विगुणित ही क्यों ना हो, अथवा द्विगुणित ही क्यों ना हो, यानी कि उनका जो जनक है वो अगर द्विगुणित है या अगुणित है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो युग्मक बनेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, अगुणित होंगे। ठीक है। तो अब आगे एनसीईआरटी ने कहा है कि जो एक गुणित जनक होता है, एक गुणित जनक होता है वो सूत्री विभाजन यानी कि समसूत्रण के द्वारा युग्मन उत्पन्न करते हैं। वो किसके, कौन से विभाजन के द्वारा युग्मन उत्पन्न करते हैं, सूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा
समसूत्रण जिसे कहते हैं, उसके द्वारा युग्मक को उत्पन्न करते हैं। उसके द्वारा वो युग्मक को उत्पन्न करते हैं जो एक गुणित जनक होते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ये जो हमारा एक गुणित जनक थे, फिर से हम बना देते हैं कि ये डब्बा था और इसने दो में विभाजित हो गया, ये दो में विभाजित हो गया, इसने क्या बना दिए, युग्मक बना दिए। इस डब्बे ने क्या बना दिए, इस कोशिका ने युग्मक बना दिए। ये कोशिका कैसी थी, एक गुणित थी, एक गुणित, और इसने जो युग्मक बनाए वो भी कैसे हैं, एक गुणित युग्मक हैं। अब ये देखिए ज़रा कि ये जो युग्मक बने उसमें जब कोशिका इसने विभाजित किया, जब ये कोशिका विभाजित हुई तो इसने बराबर बराबर युग्मक दिए कि बराबर बराबर युग्मक नहीं दिए। इसने क्या किया, बराबर बराबर युग्मक बांटे या फिर बराबर बराबर यानी कि बराबर बराबर गुणसूत्र दिए या बराबर बराबर नहीं दिए। तो जाहिर सी बात है इसमें भी एक तरीके का गुणसूत्र है, इसमें भी एक तरीके का गुणसूत्र है। यानी कि इसने अपने बराबर गुणसूत्र अपने किस में दे दिए, गैमीट के अंदर या युग्मक के अंदर में दे दिए। तो इस तरीके के विभाजन को, जिसमें बराबर बराबर गुणसूत्र संतति में आ जाते हैं, बराबर बराबर गुणसूत्र अपनी जो संतति है उसमें आ जाते हैं, तो ऐसे विभाजन को क्या कहते हैं, ऐसे विभाजन को कहते हैं समसूत्रण। समसूत्रण, ऐसे विभाजन को क्या कहते हैं, समसूत्रण। तो यानी कि सेम टू सेम गुणसूत्र जितने जनक के पास थे, उतने ही किसके पास रहेंगे, इनके बच्चों के पास रहेंगे, इनके बच्चों के पास में रहेंगे। जितने गुणसूत्र, यानी कि इसके पास कितने थे, ये कितना था, एक गुणी था, एक गुणी था। तो इसके बच्चों के पास में भी कितने हैं गुणसूत्र, ये भी एक गुणी है, ठीक है, ये भी एक गुणी है। यानी कि इसने बराबर बराबर गुणसूत्रों को बांट दिया, इसलिए ये समसूत्रण कोशिका विभाजन है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक गुणी जो जनक होता है, एक गुणी जनक होता है जिसके पास एक तरीके का गुणसूत्र है, वो किस तरीके के कोशिका विभाजन से गुणसूत्र, किस तरीके के कोशिका विभाजन से ये युग्मक बनाता है, वो समसूत्रण से, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन से युग्मक बनाता है, समसूत्री कोशिका विभाजन से युग्मक बनाता है। यही बात इन्होंने यहाँ पर कही है। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन यानी कि समसूत्रण जिसको कहते हैं, उसके द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो हमारे एक सवाल का जवाब मिल गया कि युग्मक कैसे बन रहे हैं, कि जो एक गुणित जनक होते हैं वो समसूत्रण करते हैं, उसकी वजह से क्या बनता है, युग्मक बन जाते हैं। अब आगे एनसीईआरटी ने सवाल पूछे हमसे, देख लेते हैं ज़रा क्या, थोड़ा मिटा लें फिर उसके बाद पढ़ते हैं कि अब एनसीईआरटी पूछती है क्या इसका अर्थ यह है कि जो जीव अगुणित होते हैं, जो जीव कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, जिसमें एक ही तरीके के गुणसूत्र मिलते हैं, एक ही तरीके के गुणसूत्र मिलते हैं, उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता। क्या उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता। फिर उसके बाद उस शैवाल के जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें। एक शैवाल है जिसके जीवन चक्र को ध्यान से देखने के लिए बोल रही है एनसीईआरटी, जिसे आपने कक्षा 11 के अध्याय 3 में चैप्टर 3 में देखा था, ताकि आपको उपयुक्त उत्तर मिल सके। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने हमारे पास सवालों की गोली चलानी शुरू कर दी। ये कह रहे हैं कि ये जो एक गुड़ी, यहाँ पर जो ये एक गुड़ी जीव होते हैं, तो उसके अंदर में हमने बताया समसूत्री विभाजन होता है, तो इसलिए बराबर बराबर गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, बराबर बराबर क्या हो जाता है, गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। तो अब एनसीईआरटी कहना चाह रही है कि चलिए ठीक है कि एक तो विभाजन होता है समसूत्रण, एक विभाजन कैसा होता है, समसूत्रण होता है, तो उसमें बराबर बराबर गुणसूत्र बढ़ जाते हैं। लेकिन एक और विभाजन होता है जिसको कहते हैं अर्धसूत्री, जिसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री।
अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जिसमें गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, जिसमें गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इस कोशिका को जिंदा रहने के लिए कम से कम एक गुणसूत्र तो इसके पास होना चाहिए, एक तरीके का गुणसूत्र होना चाहिए। आधा अगर इसके पास होगा तो ये जिंदा नहीं रह पाएगी, आधे पे ये जिंदा नहीं रह पाएगी, इसलिए इसको एक पूरा का पूरा चाहिए। तो अगर ये वाली कोशिका जो है, इसकी जो अम्मी है, ये जो अम्मी थी इसकी, फिर से बना देते हैं, और इनके पास ये गुणसूत्र है, तो अगर ये अर्धसूत्री विभाजन करती, यानी कि ये अपने इसको आधा आधा कर देती, इसको आधा कर देती, तो फिर ये वाली कोशिका के पास में कितना जाता, ये वाली कोशिका के पास में जाता, इस कोशिका के पास में सिर्फ आधा जाता, ये आधा आधा गुणसूत्र जाता, और ये वाली कोशिका के पास क्या जाता, इसके पास में भी आधा जाता, और आधे पे ये जिंदा नहीं रह पाती। ठीक है, आधे पे जिंदा ये नहीं रह पाती, इसलिए इसमें जो एक गुड़ी वाले होते हैं, एक गुड़ी जीव रहते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन तो नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्धसूत्री हुआ तो इसके गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, और जीव बन ही नहीं पाएगा। तो एनसीईआरटी ने यही पूछा है कि क्या ऐसे एक गुणी जो जीव होते हैं, एक गुणी जीव है, क्या इसमें कभी भी इनकी ज़िंदगी में अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सकता, कभी भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो सकता क्या इनकी ज़िंदगी में? तो इस सवाल का जो जवाब है वो हम आगे जाके देखेंगे थोड़ी देर बाद, कि इसका आंसर यस है या नो है। वैसे आंसर अभी देना चाहें तो इनके अंदर में भी अर्धसूत्री विभाजन संभव होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसे संभव होता है। इसको अभी कहानी ही रहने दीजिए कि एक शैवाल का अगर हम जीवन देखें, उसके अंदर में हम इस बात को अच्छे से देख पाएंगे कि जो एक गुणी जीव होते हैं उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी अब कह रही हैं कि बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है, किससे है, ये लिखा है मोनेरा, फंजाई, शैवाल, फिर है ब्रायोफाइट, फाइट करते हैं ना वैसा, ब्रायोफाइट से है। तो बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है, वह अगुणित पादप काय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इसको अच्छे से पढ़िए, टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, जिम जाते हैं ना लोग, वैसा वाला जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद में एंजियोस्पर्म, उसके बाद में क्या है, एंजियोस्पर्म, इसको भी अच्छे से पढ़िए पहले, एंजियोस्पर्म, जिनका संबंध ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, उनकी जनकीय काय कैसी होती है, द्विगुणित होती है। उनकी जो काय रहती है वो द्विगुणित रहती है। अब इसको हमें समझना है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत से जीव जिनका संबंध किनसे है, जो किस में आते हैं, मोनेरा में आते हैं, फंजाई वाले ग्रुप में आते हैं, शैवाल वाले ग्रुप में आते हैं, और ब्रायोफाइट वाले ग्रुप में आते हैं। तो उनका जो ये वाले जो पादप हैं, ये वाले जो पौधे हैं, इनकी जो काय होती है, इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, वो अगुणित कोशिका से बना होता है। यानी कि जो मोनेरा है, फंजाई है, शैवाल है, ब्रायोफाइट है, उनकी जो पादप है, उनका जो पौधे का काय है, काय मतलब शरीर, पादप की काय यानी कि पौधे का जो शरीर है
वो किससे बना होता है? अगुणित कोशिका से बना होता है, यानी कि ये अगुणित होते हैं। ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। और वो वाले जीव, वे जीव जो कि टेरिडोफाइटा से होते हैं, टेरिडोफाइटा से होते हैं, जिम्नोस्पर्म से होते हैं, उसके बाद में एंजियोस्पर्म से होते हैं। और अधिकांश प्राणी यानी कि अधिकांश जानवर भी जो होते हैं, जिसके अंदर में भी मनुष्य भी शामिल है। अब मनुष्य को जानवर में नहीं कह रहे हैं हम, मनुष्य तो अलग ही है, लेकिन मनुष्य भी उसमें शामिल है। तो ये सब इनकी जो काय रहती है, इनकी जो जनकीय काय रहती है, इनकी जो काय रहती है जनन करने वाली, इनका जो शरीर रहता है वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है। वो कैसा होता है? द्विगुणित होता है, यानी कि इनकी जो कोशिकाएं रहती हैं वो द्विगुणित कोशिकाएं से मिलके बने होते हैं इसका शरीर। तो इसको डायग्राम में अगर देखते हैं कि हमने पढ़ा है कि धरती के ऊपर में जितने भी जीव हैं, पौधे हैं, जंतु हैं, जानवर हैं, जितनी भी हैं, उनको कितनी कैटेगरी में, कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ये हम पहले से पढ़ते आ चुके हैं, जिसका नाम क्या है? जिनको बोलते हैं एम, फिर एफ, फिर पी, एम, थोड़ा सा गलत हो गया। जो 5 भाग कौन से? एम, पी, एफ, पी, ए, एम, पी, एफ, पी, ए। ठीक है। एम से क्या पढ़ा है हमने? एम से पढ़ा है मोनेरा, 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 मोनेरा। फिर उसके बाद पा से पढ़ा है हमने प्रोटिस्टा, प्रोटिस, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। फा से है फंजाई, फनजाई, फंजाई। और पा से है प्लांट, प्ला से है प्लांट, प्लांट यानी कि पादप, पादप, पौधे जो होते हैं पादप। और ए से है एनिमेलिया, एनिमल, एनिमल यानी कि प्राणी, प्राणी या एनिमल। जितने भी एनिमल है ना, जानवर, वो इसमें आते हैं, ए के अंदर में आते हैं। तो एम पी एफ पी ए में एम है मोनेरा, पी से है प्रोटिस्टा, फा से है फंजाई, पी से है पादप, और ए से है एनिमल यानी कि प्राणी। अब इसके अंदर में एनसीईआरटी ने क्या कहा है? एनसीईआरटी ने कहा है कि जो मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट हैं, तो अब पहले इसमें देख लेते हैं हम कि ये जो पादप हैं उनको भी 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ये पादप जो हैं उनको भी 5 में बांटा गया है। पहला तो होते हैं एल्गी, पहला क्या होते हैं? शैवाल होते हैं, शैवाल, जिसको इंग्लिश में एल्गी भी बोलते हैं, एल्गी, ए साइलेंट है इसमें, एल्गी। फिर उसके बाद में आते हैं, फिर उसके बाद में आते हैं ब्रायोफाइट, इसके बाद में आते हैं ब्रायो, फिर आते हैं फाइट, फाइट, ब्रायोफाइट। ठीक है, एल्गी आ गया, शैवाल, फिर ब्रायोफाइट, उसके बाद में है टेरिडोफाइट, टेरिडो, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट। इसके बाद में आते हैं जिम्नोस्पर्म, 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 जिम्नोस्पर्म। और लास्ट में आते हैं एन जी एनजियो स्पर्म, एंजियोस्पर्म। लास्ट में क्या आते हैं? एंजियोस्पर्म। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमल। और प्लांट के अंदर में कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 और आ रहे हैं प्लांट के अंदर में, जिसके अंदर में आता है हमारा शैवाल आएगा, फिर उस शैवाल यानी कि एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, उसके बाद में एंजियोस्पर्म। ये आपको याद हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार पढ़ते हैं इसको। अब इसमें एनसीईआरटी क्या कह रही है कि ये जो मोनेरा है, ये जो मोनेरा है, बहुत सारे मोनेरा, फिर बहुत सारे फंजाई,
और प्लांट के अंदर में कौन से, प्लांट के अंदर में ये जो शैवाल हैं और ये जो ब्रायोफाइट हैं, शैवाल हैं और ये जो ब्रायोफाइट हैं, ठीक है। ये जो पिंक से हमने कलर किए हैं, ये जो पिंक से हमने कलर किए हैं, ये सारे के सारे इनका जो शरीर रहता है वो कैसा होता है, इन सब का शरीर होता है एक गुणी शरीर होता है। इन सब का शरीर कैसा होता है, एक गुणी, एक गुणी शरीर, एक गुणी इनकी काय रहती है। एक गुणी काय, काय का मतलब है शरीर, यानी कि इनका शरीर जो है कैसे कोशिका से मिलके बना है, इनका शरीर बना है एक गुणी कोशिका से मिलके बना हुआ है, ठीक है। यानी कि इनकी कोशिका के अंदर जब हम देखेंगे, एक सेल के अंदर देखेंगे तो सिर्फ एक तरीके का गुणसूत्र हमें मिलेगा। किसके अंदर में, मोनेरा के अंदर में, फंजाई के अंदर में, शैवाल के अंदर में और ब्रायोफाइट के अंदर में, ठीक है। लेकिन जो टेरिडोफाइट होते हैं, जो यहाँ से हम बता रहे हैं, ये टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और ये एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे प्राणी, उनका शरीर कैसा होता है, उनका शरीर कैसा होता है, जो ब्लू से हमने बताया उनका शरीर होता है द्विगुणी, द्विगुणी। इनका शरीर कैसा होता है, द्विगुणी होता है। ये हमने किससे बताया, ब्लू से बताया, जो द्विगुणी होता है। तो ब्लू वाले जितने भी हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमल, इनका शरीर होता है द्विगुणी, यानी कि इनकी जो कोशिका रहती है उसके अंदर में दो तरीके के गुणसूत्र होंगे। एनिमल के अंदर में कौन आ गया, मनुष्य, यानी कि हमारा भी जो शरीर है, हमारे एक शरीर के एक सेल में, एक शरीर के हमारे एक सेल के अंदर या फिर कोशिका के अंदर में जब हम देखेंगे कितने तरीके के गुणसूत्र है, तो हमारे पास दो तरीके के गुणसूत्र मिलते हैं। एक आता है अम्मी से और एक आता है अब्बू से, एक आता है फादर से और एक आता है मदर से, ठीक है। तो दो तरीके के गुणसूत्र आते हैं हमारे पास, इसलिए हम हो जाते हैं द्विगुणी। जबकि ये जो रहते हैं, जो पिंक से हमने बताए हैं, पिंक से जो बताए गए हैं वो कौन से, एक गुणी, उनका शरीर कैसा होता है, एक गुणी काय वाला रहता है, एक गुणी शरीर रहता है। किसमें, मोनेरा, फंजाई, फिर इसके बाद में एल्गी और ब्रायोफाइट। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि इधर इधर वाले जो हैं, यहाँ से नहीं, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से, तो इधर इधर वाले जो हैं उनका शरीर कैसा है, उनका शरीर है द्विगुणी, और इधर इधर वाले जो हैं उनका शरीर कैसा है, एक गुणी है। तो ये हमें याद हो गया होगा। तो अब आगे एनसीईआरटी ने कहा है कि यह स्पष्ट हो चुका है, ये बहुत ही साफ साफ बात हो चुकी है। क्या बात हो चुकी है, साफ साफ, कि अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री वाला जो विभाजन होता है, जो कि कैसा विभाजन है, जो कि न्यूनकारी विभाजन है। जो कैसा विभाजन है, इसको अच्छे से पढ़ना है, न्यूनकारी, कुछ ज़्यादा मोटा हो गया, न्यूनकारी विभाजन है। जो कैसा विभाजन है, न्यूनकारी। न्यूनकारी का मतलब होता है आधा करने वाला, आधा करने वाला, आधा करने वाला, आधा करने वाला, यानी कि वो कैसा विभाजन है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो न्यूनकारी है, यानी कि न्यूनकारी मतलब आधा करने वाला विभाजन है। और जहाँ द्विगुणित काय, द्विगुणित काय जिसका होता है, यानी कि द्विगुणित शरीर होता है, अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। और जहाँ पर द्विगुणित काय होती है, जिसकी द्विगुणित शरीर होता है जिसका, उनके अंदर में ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, वो अर्धसूत्री विभाजन अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करने में मदद करता है। वो क्या करता है, अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करने में मदद करता है। तो हमने पहले देखा था कि हमारा जब बर्थडे था तो हम अपना डब्बा लेके गए थे, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये डब्बा था हमारा, और इसके अंदर में हमने अम्मी से लिया, तो अम्मी ने हमें क्या दे दिया था, अम्मी ने हमें दे दिया था जलेबी, और अब्बू ने क्या दे दिया था हमें, अब्बू ने दे दिया था हमें समोसा। तो ये जो कोशिका, अगर इसको कोशिका मान लिया जाए तो ये कैसी कोशिका हो गई,
इसके अंदर में दो तरीके के गुणसूत्र हैं, दो किस्म के गुणसूत्र है, इसलिए ये हो गई द्विगुणित 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 कोशिका। ठीक है। अब इस कोशिका को क्या बनाने हैं, इस कोशिका को बनाने हैं युग्मक। इस कोशिका को क्या बनाने हैं, युग्मक बनाने हैं। ठीक है। अब इस कोशिका को युग्मक जब बनाने हैं तो हमने पढ़ा है यहाँ पर ये युग्मक बनाने, युग्मक। तो जिस भी जीव का शरीर द्विगुणित होगा, जिस भी जीव का शरीर द्विगुणित कोशिका से बना होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, युग्मक जब बनाने हैं तो अब युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं, युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं हमने पढ़ा है एक तरीके के गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि युग्मक कैसा होता है, युग्मक होता है अगुणित। युग्मक कैसा होता है, अगुणित होता है। ठीक है। अब युग्मक क्योंकि अगुणित होता है, यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, इसके पास क्या होगी, सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, या तो जलेबी आएगी या तो समोसा आएगा। ठीक है। ये यहाँ पर आई जलेबी और यहाँ पर आ गया समोसा। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा विभाजन करेगी, ये वाली जो कोशिका है वो किस प्रकार का विभाजन करेगी कि इसके अंदर में आधा आधा चीज़ आ जाए, इसके अंदर में क्या हो, आधी आधी चीज़ बट जाए, यानी कि एक में जलेबी चले जाए, एक में समोसा चले जाए। तो ये कौन से तरीके का विभाजन करेगी, ये समसूत्री विभाजन करेगी कि जिसमें जलेबी समोसा दोनों चले जाता है एक ही के अंदर, या फिर ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी, या फिर ये आधा करने वाला विभाजन करेगी। तो जाहिर सी बात है कि समोसा और जलेबी इन दोनों को आधा आधा कर देना है, तो इसलिए कौन सा विभाजन होगा यहाँ पर, इधर पे होगा अर्धसूत्री, अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर जब भी द्विगुणित कोशिका होती है, जिस भी जीव के अंदर में द्विगुणित कोशिका होती है, तो वो क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। वो कौन सा विभाजन करती है, ये अर्धसूत्री विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन करेगी तब जाके इसके युग्मक में एक ही तरीके के गुणसूत्र आ पाएंगे, एक ही प्रकार के गुणसूत्र आ पाएंगे, तभी ये अगुणित बन पाएगी। क्योंकि युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित। तो द्विगुणित वालों में, द्विगुणित काय वाले, द्विगुणित शरीर वाले जीवों के अंदर में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन है, ये किस तरीके का, किस प्रकार का विभाजन हो गया, इसलिए इसको कहते हैं न्यूनकारी विभाजन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूनकारी। इसको मिटा देते हैं, इसलिए इसको कहते हैं न्यूनकारी, न्यूनकारी विभाजन। न्यूनकारी का मतलब क्या होता है, आधा कर देने वाला। तो इस विभाजन ने इसके जो गुणसूत्र थे, इस कोशिका के गुणसूत्र थे, उसको आधा कर दिया, उसको आधा आधा कर दिया ना, ये इसमें चला गया आधा, मतलब आधी जलेबी इस साइड चली गई और ये समोसा इस साइड चला गया। तो गुणसूत्रों को अलग अलग कर दिया, आधा कर दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है इनने कि ये स्पष्ट हो चुका है कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कि कैसा विभाजन है, न्यूनकारी विभाजन है, जो कि द्विगुणित काय वाले में, द्विगुणित काय यानी कि द्विगुणित शरीर वाले जीवों के अंदर में अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। वो क्या करता है, अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। कौन सा विभाजन, जो अर्धसूत्री विभाजन है। फिर उसके बाद में द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो द्विगुणित जीव होते हैं उसमें जो अर्धसूत्री कोशिका है, इसको अंडरलाइन करना है अच्छे से। अर्धसूत्री कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री कोशिका के अंदर में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। और जब ये अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है तो अर्धसूत्री विभाजन के अंत में, अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट प्रत्येक युग्मक में निगमित करता है, एक ही सेट युग्मक में निगमित करता है। तो यानी कि जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है,
जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो उसके अंत में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उसका कितना सेट जाता है, उसका सिर्फ एक सेट ही युग्मक के अंदर में जा पाता है, उसके युग्मक के अंदर में निगमित होता है, यानी कि जा पाता है जब अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि हमने यहाँ पर बताया था कि ये जो द्विगुणित कोशिका है जिसके अंदर में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो युग्मक बना वो अगुणित बना। युग्मक क्या बना, अगुणित बना। तो ये युग्मक के अंदर में सिर्फ एक ही सेट जा पाया, किसका, गुणसूत्र का जा पाया, एक ही सेट इसके अंदर में गुणसूत्र का जा पाया। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये जिस कोशिका के अंदर में होता है, ये अर्धसूत्री विभाजन जिस कोशिका में होता है उस कोशिका को क्या कहते हैं, उस सेल को क्या कहते हैं, अर्धसूत्री कोशिका, अर्धसूत्री कोशिका कहते हैं उसे, अर्धसूत्री कोशिका। तो फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पर ये डब्बा है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर में दो तरीके के गुणसूत्र हैं, दो तरीके के गुणसूत्र हैं, एक मान लीजिए स्टार वाला है और एक गोला वाला है, ठीक है, दो तरीके के गुणसूत्र हैं। अब इसमें कौन सा विभाजन हो गया, इसमें विभाजन हो गया, मान लीजिए अर्धसूत्री विभाजन हो गया, ये अर्धसूत्री विभाजन हो गया, इससे दो कोशिकाएं बन गई, एक ये कोशिका बनी और एक ये कोशिका बनी। क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो आधी आधी चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो इसके अंदर गोला वाला गुणसूत्र आ गया और इसके अंदर में स्टार वाला गुणसूत्र आ गया, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। यहाँ पर कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पर विभाजन कौन सा हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, विभाजन। अब ये जो कोशिका है, ये जो जनक कोशिका थी, ये जो सेल है, इस सेल को क्या नाम दिया गया है, इस सेल को क्या कहा जाता है, जो सेल, जो कोशिका, जिस कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यानी कि जो कोशिका जिसके अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, उस कोशिका को क्या कहा जाता है, उस कोशिका को कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका, अर्धसूत्री कोशिका कहते हैं। तो ऐसी कोशिका जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, उस कोशिका को क्या कहते हैं, उस कोशिका को कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका। तो सिंपल सी बात है, अर्धसूत्री कोशिका के अंदर में क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसलिए उसको कह रहे हैं अर्धसूत्री कोशिका। फिर अर्धसूत्री कोशिका से क्या बन जाते हैं, युग्मक बन जाते हैं, युग्मक बन जाते हैं। तो हमारा जो सवाल था शुरुआत का कि युग्मक किससे बनते हैं, तो हमने बताया था एक कोशिका होती है जिसमें विभाजन होता है, उससे युग्मक बनते हैं। तो वो कोशिका कौन सी होती है, वो यही वाली कोशिका होती है, ये रही वो कोशिका, अर्धकोशिका। अर्धकोशिका में जब विभाजन होता है तब जाके उसमें युग्मक बनते हैं, क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। और उस अर्धकोशिका में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये किसमें होता है, कौन से वाले सेल्स कोशिका में हो रहा है, ये कोशिका कैसी होनी चाहिए, बहुगुणित होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बहुगुणित, बहुगुणित नहीं, आपने भी बोल दिया, द्विगुणित होनी चाहिए, द्विगुणित, यानी कि दो प्रकार के इसके पास गुणसूत्र होने चाहिए, तब इसके अंदर में अर्धसूत्री विभाजन होगा और इससे युग्मक बनेंगे और इस कोशिका को क्या कहा जाएगा, अर्धसूत्री कोशिका कहा जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी कि दो प्रकार के विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री। तो जो युग्मक बनते हैं वो अर्धसूत्री से भी बन सकते हैं, समसूत्री से भी बन सकते हैं। अर्धसूत्री वाले से कहाँ से बनेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है द्विगुणित वालों में, और जो समसूत्री होता है वो एक गुणित वालों में होता है, उससे युग्मक बन जाते हैं। अब इसके बाद में एनसीईआरटी ने कहा है कि सारणी 1.1 में
सारणी का मतलब होता है टेबल। टेबल 1.1 में ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, ध्यान से उसको देखें तथा जीवों के जो द्विगुणित एवं अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को भरें। उनकी जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या को भरनी है हमें। क्या आपको यहाँ अर्धसूत्री कोशिका जिसको अर्धसूत्राणु भी कहते हैं, ठीक है, और युग्मकों के गुणसूत्र के बीच कोई संबंध दिखाई पड़ता है? कोई संबंध दिखाई पड़ता है, यानी कि ये कह रहे हैं कि पहले तो ये टेबल जो दिया गया है आपको, टेबल 1.1, इसको आपको अच्छे से भरना है कि जो जीव दिए गए हैं उनमें द्विगुणित और अगुणित गुणसूत्रों को आपको भरना है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ उनने बोली है कि जो अर्धसूत्री कोशिका है, जिसमें जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसको अर्धसूत्री कोशिका का दूसरा नाम क्या है? अर्धसूत्राणु, ठीक है। उसके जो क्रोमोसोम हैं, उसके जो गुणसूत्र हैं उसको दर्शाएंगे 2n से। उसको बताया गया है 2n। n का मतलब एक n और एक और n मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। यानी कि एक आया अम्मी से और एक आया अब्बू से, तो 2n, क्योंकि ये क्या होती है? द्विगुणित होती है ये वाली कोशिका। और युग्मक के गुणसूत्र हैं जिसको n से बताएंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ एक तरीके के गुणसूत्र होते हैं। इनके बीच कोई संबंध दिखाई पड़ रहा है, तो ये हमें देखना है। तो ये हमारा टेबल है, जो हमारा टेबल 1.1 है। पहले टेबल में आ गए हम एनसीईआरटी के। खुशखबरी वाली बात है कि सारणी 1.1 है। इसके अंदर में क्या है कि अर्धसूत्राणुओं में जो कि द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं, उसके अंदर में गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीवों में जो अगुणित युग्मकों की संख्या को रिक्त स्थान में भरें। यानी कि जो गुणसूत्राणु है उसकी, और जो युग्मक है उसकी गुणसूत्रों की संख्या हमको भरनी है। जो गुणसूत्राणु है उसको क्रोमोसोम नहीं बोलते, इसको काट दीजिएगा, ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम अर्धसूत्री कोशिका। अर्धसूत्री कोशिका, इसकी जगह आप लिख लीजिए अर्धसूत्री कोशिका। असल में प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, कि जो गुणसूत्राणु है, अर्धसूत्री कोशिका को क्या कहते हैं? अर्धसूत्राणु कहते हैं ना अर्धसूत्री कोशिका को, जिसके अंदर में डिवीजन होगा, यानी कि जो विभाजित होगी, उस कोशिका को क्या कहेंगे? अर्धसूत्री कोशिका। उसके अंदर में जो कि द्विगुणित होती है, उसके अंदर में गुणसूत्रों की संख्या हमें भरनी है। गुणसूत्र को बोलते हैं असल में क्रोमोसोम। यहाँ जो ये क्रोमोसोम लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पर लिखना चाहिए था। ये जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्रों को बोलते हैं क्रोमोसोम, जैसा कि हमको पता ही है पहले से, कोई नई बात तो है नहीं। तो उनकी संख्या भरनी है। और जो अगुणित गैमीट्स हैं, अगुणित युग्मक की संख्या हमको भरनी है। तो पहले बॉक्स में दिया है जीव का नाम दिया है, फिर उसके बाद में अर्धसूत्राणु दिया हुआ है, यहाँ पर अर्धसूत्राणु दिया हुआ है, उसकी गुणसूत्रों की संख्या दी हुई है, या फिर कहीं कहीं खाली छोड़ी होगी। और यहाँ पर युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या दी है। युग्मक जो होते हैं ना, युग्मक गैमीट्स, उसके गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या दी गई है। तो अब यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि पहले तो हमें ये जान लेना है कि जैसे मान लीजिए हमने अभी पढ़ा था कि ये है अर्धसूत्राणु, ये जो कोशिका है अर्धसूत्राणु है। ये जलेबी और समोसे वाली कोशिका है, ठीक है। इसमें दो दो मिल रहे हैं हमें चीज़ें। ये क्या है? अर्धसूत्राणु।
ये अर्धसूत्राणु है या फिर अर्धसूत्री कोशिका है ये, ठीक है। और इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में विभाजन होगा, इसके अंदर में विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा, इसके अंदर में विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा, है ना। इसके अंदर में कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इससे जो गैमीट्स बनेंगे, इससे जो युग्मक बनेंगे वो कैसे होंगे, ये अर्धसूत्री वाले युग्मक होंगे, यानी कि एक गुणित युग्मक बन जाएंगे। तो इसके पास में समोसा आ गया और इसके पास में जलेबी आ गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक गुणित हो गए। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो इसके गुणसूत्र हैं, इसके जो गुणसूत्र है, एक जो उसके फादर से आया था और एक मदर से आया था, एक अम्मी से आया था और एक अब्बू से आया था। तो एक गुणसूत्र को कहेंगे, एक सेट को बोलेंगे एन, एक गुणसूत्र के सेट को क्या बोलेंगे, एन। यहाँ पर किस कलर से लिखें, ब्लू से लिखते हैं। एक गुणसूत्र के सेट को बोलेंगे एन, क्या बोल रहे हैं, एन। और दूसरा जो गुणसूत्र अब्बू से आया, फादर से आया, उसको भी बोल रहे हैं एन, ठीक है। तो एक एन आया कहाँ से, जलेबी वाला कहाँ से आया, अपना सेट मदर से आया, मम्मी से आया, और एक कहाँ से आया, फादर से आया। दूसरी समोसे वाला सेट कहाँ से आया, पापा से आया, और जलेबी वाला सेट कहाँ से आया, मम्मी से आया। तो एक सेट को बोलते हैं एन, एक सेट को बोलते हैं एन, ठीक है। जलेबी वाले सेट को बोल दिया हमने एन, समोसे वाले सेट को बोल दिया एन। तो इस अर्धसूत्राणु के अंदर में ये जो मियोसाइट है, यानी कि अर्धसूत्री कोशिका है, ये ऑरेंज वाली कोशिका जो है, इसके अंदर में कितने गुणसूत्र के सेट हो गए, इसके अंदर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, गुणसूत्र के सेट की संख्या कितनी हो गई। तो n प्लस एन कितना हो गया, 2n, है ना, 2n हो गए ना। ये एक सेब मान लीजिए, दूसरा सेब, तो 2 सेब हो गए। वैसे ये एक n और दूसरा n, तो कितने हो गए, 2n। अब जब इसने विभाजन किया, जब ये विभाजित हुई, तो फिर इसके अंदर में जब ये युग्मक बने, ये क्या बने, युग्मक, युग्मक बने, तो ये वाले युग्मक की कोशिका के अंदर में जो गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है, उसका कितना सेट गया, उसके कितना सेट गया। तो जलेबी वाले को क्या बोल रहे थे हम, एन। तो इसके पास कितना आया, एन आया। और इसके पास समोसे वाले के पास, ये वाले युग्मक के पास में कितना आया, इसके पास भी एन आया। तो युग्मक के पास में एन आता है और उसका डबल किसके पास में होता है, डबल होता है अर्धसूत्राणु में, जो अर्धसूत्री कोशिका है उसके अंदर में डबल होता है। यानी युग्मक का होता है एन, तो अर्धसूत्राणु यानी कि अर्धसूत्री कोशिका होता है 2n। यानी कि युग्मक जो होता है अर्धसूत्री का क्या होता है, आधा होता है। युग्मक के गुणसूत्र कितने होते हैं, आधे होते हैं। तो अगर इसके अर्धसूत्राणु के गुणसूत्र मान लीजिए हैं 10, इसके कितने हैं गुणसूत्र 10, तो इसके कितने हो जाएंगे, युग्मक के 5 हो जाएंगे, यानी कि 10 का आधा हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इसमें लिखा है ना यहाँ पर, ये 2n है, 5 इससे आए, 5 इससे आए, तो इसके अंदर में कितने हो जाएंगे, इसके पास 5 हो जाएंगे, इसके पास 5 हो जाएंगे, यानी कि युग्मक में आधे हो जाते हैं। और इसके पास करना चाहेंगे, यानी कि युग्मक से हम अर्धसूत्राणु का निकालना चाहेंगे तो उसका डबल कर देंगे युग्मक का, यानी 5 का डबल कर देंगे तो 10, और 10 का आधा कर देंगे तो 5। ऐसी इसकी क्या रहती है, ऐसी इसकी रिलेशन रहता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया है मनुष्य का, मनुष्य, मनुष्य में, मनुष्य के जो अर्धसूत्राणु है, मनुष्य का जो कोशिका आती है अर्धसूत्री कोशिका, उसके अंदर में कितने होते हैं, 46। इसको छाप लेना है, 46 को छाप लेना है अपने दिमाग में कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसके अंदर में ये तो हो गए किसके अंदर, अर्धसूत्राणु के अंदर में, जिसके अंदर में क्या होते हैं, डबल होते हैं। अब युग्मक में कितने होंगे, जब मनुष्य के युग्मक में निकालेंगे हम गुणसूत्र की संख्या, तो वो कितने होंगी, तो इसकी आधी होती है, इसकी आधी होती है। तो 46 का आधा क्या होता है, 46 का आधा क्या होता है, 23 होता है। तो इसके अंदर में 23 हो जाएंगे। अब उसके बाद में यानी कि 23 जो हैं माता से आते हैं और 23 जो हैं पिता से आते हैं। 23 आते हैं फादर से, 23 आते हैं मदर से, 23 आते हैं अम्मी से, 23 आते हैं पापा से। तो टोटल मिला के 46 हो गए, और एक युग्मक के अंदर में कितने हो जाएंगे, उसके आधे 23 हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट किसका है, घरेलू मक्खी, जो मक्खी उड़ती रहती है ना हमारे घर के अंदर में, सबके घर के अंदर, तो उसकी मक्खी के अंदर में जो उसके अर्धसूत्राणु है जिसमें विभाजन होगा उसमें होते हैं 12, अर्धसूत्राणु के अंदर में 12, तो युग्मक के अंदर में कितने हो जाएंगे, युग्मक के अंदर में आधे हो जाते हैं, तो इसलिए युग्मक में हो जाएंगे 6, है ना, युग्मक में हो जाएंगे 6। अब उसके बाद में है बिल में रहने वाला चूहा, फिर आ गया यहाँ पर क्या, चूहा। अब चूहे का यहाँ पर दिया नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक दे दिया, इसके अर्धसूत्राणु में ब्लैंक दे दिया, लेकिन इसके युग्मक में संख्या बता दी, युग्मक में कितनी संख्या है, 21। अब हमने बोला अर्धसूत्राणु से जब युग्मक का करेंगे तो आधा कर देंगे, तो अगर युग्मक से अर्धसूत्राणु का निकालना है तो इसका डबल कर देंगे, तो 21 का डबल क्या हो जाएगा, इसकी 21 का डबल करने के लिए 21 को 2 बार प्लस कर दीजिए, 2 बार प्लस कर दिया तो 1 और 1 2, और 2 और 2 4, तो कितने हो जाएंगे डबल, इसका डबल हो जाएगा 42, तो यहाँ हो जाएगा 42, ठीक है। या इसको 2 से भी इंटू कर सकते हैं, 21 है तो इंटू 2 कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तब भी 42 आएगा, चाहे प्लस कर लें चाहे मल्टीप्लाई करके निकाल लें। अब इसके बाद में दिया है कुत्ता, ये कुत्ता है, कुत्ते के जो अर्धसूत्राणु है, जो अर्धसूत्री कोशिका है उसके अंदर में है 78, उसके अंदर में क्या है 78, यानी कि 2n बराबर क्या है 78 है। तो अब जो युग्मक है, युग्मक में कितने होते हैं, आधे हो जाते हैं, तो हम n कितना हो जाएगा, n इसका आधा होगा, तो 78 का आधा कितना होता है, 78 का आधा निकालने के लिए 78 बटा 2 ऐसे करेंगे, आधा निकालने के लिए 78 को डिवाइड करना है 2 से, तो 78 लिखा और ये डिवाइड चलाया हमने, डिवाइड की झोपड़ी बना दी और बाहर में लिख दिया 2। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 7 से ऊपर ना जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 आ गया, और एक माइनस हुआ, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, और ये 8 एरोप्लेन से उतर के आ गया नीचे, तो 8 का 8 आ गया। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 18 से ऊपर ना जाए, तो 2 9 जा 18 होता है, 2 9 जा 18, तो ये 18 आ गया, तो 18 में से 18 गए तो यहाँ 0 बचा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 78 का आधा कितना होता है 39। तो इसके जो युग्मक हैं 78 का, कुत्ते के युग्मक कितने होते हैं 39 होते हैं, युग्मक में क्रोमोसोम कितने होते हैं 39 होते हैं। अब है हमारी बिल्ली, ये हमारी आई बिल्ली, बिल्ली के युग्मक का दिया हुआ है उन्होंने, बिल्ली के युग्मक में कितने हैं 19, युग्मक मतलब n कितना है, n बराबर 19, ये कितना है n बराबर 19 है, तो युग्मक में 19 है, तो इसके गुणसूत्र में कितने हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे, इसकी जो अर्धसूत्री कोशिका है अर्धसूत्राणु उसमें कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो 19 का डबल क्या होता है, तो 19 का डबल के लिए 19 इंटू 2 कर लीजिए, 19 का डबल कर लीजिए, तो 9 9 2 9 जा 18 होता है, और एक कैरी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 38 आ जाएगा, तो इसके कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे बिल्ली के क्रोमोसोम टोटल मिला के। अब ऐसे ही करके आपको बाकी सारे भरने, और ये होमवर्क है, ये बाकी का होमवर्क है, बस करना क्या है, यहाँ पर है 2n और यहाँ पर हो जाएगा n, यानी कि यहाँ पर डबल चीज़ है और यहाँ पर आधी चीज़ है, तो जैसे यहाँ पर 12 है ये आधा है और इसका डबल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 दूनी कितना होता है 24, तो इसका डबल हो गया, ऐसे ही करके आपको सारे भर देने हैं। तो यहाँ तक का हमारा पैराग्राफ संपन्न होता है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होता है, समाप्त होता है यहाँ तक का पैराग्राफ। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे गैमीट, हमारे बन कैसे गए ये हमने पढ़ लिया, अब गैमीट मिलेंगे कैसे, वो कैसे एक दूसरे के करीब आएंगे, ये कहानी हमें अब पढ़नी है। तो जानने के लिए देखते रहिए अपनी क्लास का चैनल। अस्सलामुअलैकुम।